11:15 कर्नल डिक्सन, इसकी लड़की और मिस्टर भारतोज कर्नल की कोठी में दाखिल हुए, लेकिन कर्नल इनके साथ नहीं था। कर्नल डिक्सन अधेड़ उम्र का एक दुबला पतला आदमी था। आंखें नीली मगर धुंधली थी। मूंछों का निचला हिस्सा तंबाकूनोशी की कसरत से ब्राउन रंग का हो गया था। इसकी लड़की नौजवान और काफी हसीन थी। हंसते वक्त इसके गालों में खफीफ से गड़े पड़ जाते थे। भारतोज अच्छे तनोतोष का आदमी था। अगर इसे भारतोज की बजाय सिर्फ तनोतोष कहा जाता तो गैर मुनासिब न होता। इसके चेहरे पर बड़े आर्टिस्ट किस्म की दाढ़ी थी। चेहरे की रंगत में फीकापन था, मगर इसकी आंखें बड़ी जानदार थी, और वो इतनी जानदार ना होती तो चेहरे की रंगत की बिना पर कम से कम पहली नजर में तो इसे वरम जिगर का मरीज जरूर ही समझा जा सकता था। हेलो बेबी, कर्नल डिक्सन ने सोफिया का शाना थपथपाते हुए कहा। अच्छी तो हो, मुझे ख्याल था कि तुम लोग स्टेशन जरूर आओगे। कबल अज़ें कि सोफिया कुछ कहती, डिक्सन की लड़की इससे लिपट गई। फिर तारफ शुरू हुआ। जब इमरान की बारी आई तो सोफिया कुछ झिझकी। इमरान आगे बढ़कर खुद बोला, मैं कर्नल जरगाम का सेक्रेटरी हूँ, अनादान और मिस्टर नादान। फिर वो बड़े बेतुकेपन से हंसने लगा। कर्नल डिक्सन ने लापरवाही के अंदाज में अपने शाने स्कोड़े और दूसरी तरफ देखने लगा। जरगी कहाँ है? कर्नल डिक्सन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या वो आपके साथ नहीं है? सोफिया चौंक कर बोली। मेरे साथ? कर्नल डिक्सन ने हैरत से कहा। नहीं तो? ओ नहीं, क्या वो आपको स्टेशन पर नहीं मिले? सोफिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सोफिया ने इमरान की तरफ देखा और इसने अपनी बाईं आंख दबा दी, लेकिन सोफिया की परेशानी में कमी वाक़या नहीं हुई। इसने बहुत जल्द इससे तन्हाई में मिलने का मौका निकाल लिया। डैडी कहाँ गए? पता नहीं। और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं? हाँ। खुदा के लिए संजीदगी इख्तियार कीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं कर्नल का जिम्मेदार हूँ। मैं इन्हें तलाश करने जा रही हूँ। हरगिज नहीं, आप कोठी से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। आखिर क्यों? कर्नल का हुक्म। आप अजीब आदमी हैं। सोफिया झंझला गई। मौजूदा हालात का इल्म मेहमानों को ना होना पाए। इन दोनों को भी मना कर दीजिए, इन्हें इसका इल्म नहीं। सोफिया ने कहा। इतना तो जानते ही हैं कि कर्नल किसी खतरे में है। हाँ, इसका तज़किरा भी ना होना चाहिए। मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? सोफिया रूहानी आवाज में बोली। मेहमानों की खातिर। इमरान पुरसकून लहजे में बोला। आपसे खुदा समझे, मैं पागल हो जाऊंगी। डरने की बात नहीं, कर्नल बिल्कुल खतरे में नहीं है। आप पागल हैं, सोफिया झुंझला कर बोली। इमरान ने इस तरह सर हिला दिया जैसे इसे अपने पागलपन का एतराफ हो। शाम हो गई, लेकिन कर्नल जरगाम वापस ना आया। सोफिया की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डिक्सन बार बार जरगाम के मुतालिक पूछता था। एक आध बार तो इसने ये भी कहा कि शायद अब जरगी अपने दोस्तों से घबराने लगा है। अगर ये बात थी तो इसने साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया? सोफिया इस बौखलाहट में ये भी भूल गई कि इमरान ने इसे कुछ हदायत दी थी, जिनमें से एक ये भी थी कि अनवर और आरफ मौजूदा हालात के मुतालिक मेहमानों से कोई गुफ्तगू ना करें। सोफिया अनवर और आरफ से इसका तज़किरा करना भूल गई, और फिर जिस वक्त आरफ से हमाकत सरजद हुई तो सोफिया वहाँ मौजूद नहीं थी। वो बावर्ची खाने में बावर्चियों का हाथ बटा रही थी और इमरान बातें बना रहा था। डिक्सन वगैरह बरामदे में थे। अनवर बारतो से राफेल की तस्वीरों के मतलब गुफ्तगू कर रहा था। आरफ डिक्सन की लड़की मार्ता को अपने एल्बम दिखा रहा था, और डिक्सन दूर के पहाड़ों की चोटियों में शफक के रंगीन लहरें देख रहा था। अचानक इसने आरफ की तरफ मुड़कर कहा। जरगी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आरफ इस वक्त मौज में था। इसमें न जाने क्यों इन लोगों के लिए अपनायत का एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा हो गया। हो सकता है कि इसकी वजह कर्नल की शौक और खूबसूरत लड़की मारता रही हो। कर्नल साहब, ये एक बड़ा गहरा राज है, आरफ ने एल्बम बंद करते हुए कहा। राज? कर्नल डिक्सन बड़बड़ाकर इसे घूरने लगा। जी हाँ, वो तकरीबन 15-20 दिन से सख्त परेशान थे। इस दौरान में हम लोग रात भर जागते रहे। इन्हें किसी का खौफ था। वो कहते थे कि मैं किसी वक्त भी किसी हादसे का शिकार हो सकता हूँ, और ना जाने क्यों वो इसे राज ही रखना चाहते थे। बड़ी अजीब बात है, तुम लोग इस पर भी इतने इत्मीनान से बैठे हो। कर्नल उछल कर खड़ा होता हुआ बोला। बारतोश और अनवर इन्हें घूरने लगे। अनवर ने शायद इनकी गुफ्तगू सुन ली थी, इसीलिए वो आरफ को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। हालांकि इसे भी इस बात को मेहमानों से छिपाने की ताकीद नहीं की गई थी, लेकिन इसे कम से कम इसका एहसास था कि खुद कर्नल जरगाम ही इसे राज रखना चाहता है। सोफिया कहाँ है? कर्नल डिक्सन ने आरफ से कहा। शायद किचन में। कर्नल डिक्सन ने किचन की राह ली। बकिया लोग वहीं बैठे रहे। सोफिया फ्राइंग पैन में कुछ तल रही थी और इमरान इसके करीब खामोश खड़ा था। सूफी, कर्नल डिक्सन ने कहा, ये क्या मामला है? वो आप? सोफिया चौंक पड़ी। यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं अभी आती हूँ।
परवाह न करो, ये बताओ जरगी का क्या मामला है। इमरान ने उल्लू की तरह अपने दीदे फहराए। मुझे खुद तशवीश है कि डैडी कहाँ चले गए। सोफिया ने कहा। झूठ मत बोलो, अभी मुझे आरिफ ने बताया है। ओह, वो सोफिया थूक निकल कर रह गई। फिर इसने इमरान की तरफ देखा। बात यह है कि कर्नल साहब, वो सारी बातें बड़ी मजाका खेज हैं। इमरान ने कहा। ऐसी सूरत में भी जब जरगाम इस तरह गायब हो गया है, कर्नल ने सवाल किया। वो अक्सर यही कर बैठते हैं, कई दिन घर से गायब रहते हैं, कोई खास बात नहीं। इमरान बोला। मैं मुतमिन नहीं हुआ। कन्फ्यूशन से भी एक बार यही कहा था। कर्नल ने इसे गसीली नजरों से देखा और सोफिया से बोला, जल्दी आना, मैं बरामदे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। डिक्सन चला गया। बड़ी मुसीबत है, सोफिया बड़बड़ाई। मैं क्या करूं? ये मुसीबत तुमने खुद ही मोल ली है। आरफ को मना क्यों नहीं किया था? इमरान बोला। इन्हीं उलझनों में भूल गई थी। मैंने तुम्हें इत्मीनान दिलाया था। फिर कैसी उलझन? यहाँ तक बता दिया कि कर्नल को मैंने ही एक महफूज मकाम पर भिजवा दिया है। लेकिन ये उलझन क्या कम थी कि मेहमानों को क्या बताऊंगी? क्या मेहमान इस इतला के बगैर मर जाते? तुम्हारे दोनों कजन मुझे सख्त नापसंद है, समझी? अब मैं क्या करूं? आरिफ बिल्कुल उल्लू है। खैर, इमरान कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, जल्दी करो, मैं नहीं चाहता कि अब मेरे मुतल्लिक मेहमानों से कुछ कहा जाए। वो दोनों बरामदे में आए। यहाँ अनवर उर्दू में आरिफ की खासी मरम्मत कर चुका था और अब वो खामोश बैठा था। मुझे पूरे वाकयात बताओ, कर्नल ने सोफिया से कहा। पूरे वाकयात का इल्म कर्नल के अलावा किसी को नहीं, इमरान बोला। किस बात का खौफ था? इसे डिक्सन ने पूछा। वो लकड़ी के एक बंदर से पूरी तरह खाइफ थे। क्या बकवास है, इसीलिए मैं कहता था कि वाकयात न पूछिए। मुझे कर्नल साहब की ज़हनी हालत पर शुबे है, इमरान बोला। इसके बावजूद भी तुम लोगों ने इसे तनहा घर से बाहर निकलने दिया। इनकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक थी, आरिफ ने कहा। तो फिर बकवास किए जा रहा है, अनवर ने इसे उर्दू में डांटा। कर्नल डिक्सन अनवर को घूरने लगा। तुम लोग बड़े पुरअसरार मालूम हो रहे हो, इसने कहा। ये दोनों वाकई बड़े पुरअसरार हैं, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। आज ये दिन भर एयरगन से मक्खियां मारते रहे हैं। मार्था इस जुमले पर बेसाख्ता हंस पड़ी। इनसे ज्यादा पुरअसरार तुम हो, कर्नल ने तंतिया लहजे में कहा। जी हाँ, इमरान ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा। मक्खियां मारने का मशवरा मैंने ही दिया था। देखिए, मैं बताती हूँ, सोफिया ने कहा। मुझे हालात का ज्यादा इल्म नहीं। डैडी को एक दिन डाक से एक पार्सल मिला जिसे किसी नामालूम आदमी ने भेजा था। पार्सल से लकड़ी का एक छोटा सा बंदर बरामद हुआ और इसी वक्त से डैडी परेशान नजर आने लगे। इस रात इन्होंने टहल कर सुबह की और दूसरी सुबह मुसल्ला थे। दूसरे दिन इन्होंने 8 पहाड़ी मुलाजिम रखे जो रात भर राइफलें लिए इमारत के गिर्द पहरा दिया करते थे। डैडी ने हमें सिर्फ इतना ही बताया कि वो किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहा है। और इस बंदर का मतलब क्या था? बारतोश ने पूछा। जवाब तक खामोशी से इसकी गुफ्तगू सुन रहा था। डैडी ने इसके मतलब हमें कुछ नहीं बताया। हम अगर ज्यादा असरार करते तो वो खफा हो जाया करते थे। लेकिन तुमने हमसे ये बात क्यों छिपानी चाहिए? डिक्सन ने पूछा। डैडी का हुक्म। इन्होंने कहा था कि इस बात के फैलने पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अजीब बात है, डिक्सन कुछ सोचता हुआ बोला। क्या मैं इन हालात में इस छत के नीचे चैन से रह सकूंगा? मेरा ख्याल है कि खतरा सिर्फ कर्नल के लिए था, इमरान बोला। तुम अहमक हो, डिक्सन झुंझला गया। मैं खतरा की बात नहीं कर रहा, जरगाम के लिए फिक्रमंद हूँ, कन्फ्यूशस से कहा है। जब तक मैं यहाँ मुकीम रहूँ तुम कन्फ्यूशस का नाम न लेना, समझे? कर्नल बिगड़ गया। अच्छा, इमरान ने किसी सादतमंद बच्चे की तरह सर हिलाकर कहा और जेब से चिंगम का पैकेट निकालकर इसका चुगल करने लगा। मार्था फिर हंस पड़ी। पुलिस हेडक्वार्टर के एक कमरे में इंस्पेक्टर खालिद मेज पर बैठा अपनी डाक खो रहा था। ये एक तनोमंद और जवान आदमी था। पहले फौज में था और जंग खत्म होने के बाद महकमा सराग रसानी में ले लिया गया था। आदमी ज़हीन था, इसलिए इसे इस महकमा में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। कारकर्दगी की बिना पर वो हर दिल अजीज भी था। इसके खदोखाल तीखे जरूर थे, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे इसके चेहरा का दिल से कोई ताल्लुक ही न हो। चेहरे की बनावट सख्त दिल आदमियों की सी थी, मगर आदात व अतवार से सख्त गिर नहीं जाहिर होती थी। अपनी डाक देखने के बाद इसने कुर्सी की पूछ से टेक लगाई ही थी कि मेज पर रखे हुए फोन का बजल बोल उठा। यस, इसने रिसीवर उठाकर माउथपीस में कहा। ओह अच्छा, मैं अभी हाजिर हुआ। वो अपने कमरे से निकलकर महकमे के डीएस के कमरे की तरफ रवाना हो गया। इसने दरवाजे की चीख हटाई। आ जाओ, डीएस ने कहा। फिर इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर खालिद बैठ गया। मैंने एक प्राइवेट काम के लिए तुम्हें बुलाया है, फरमाइए। फेडरल डिपार्टमेंट के कैप्टन फयाज का एक निजी खत मेरे पास आया है। कैप्टन फयाज? खालिद कुछ सोचता हुआ बोला। जी हाँ, शायद मैं इन्हें जानता हूँ। इनका एक आदमी यहाँ आया हुआ है। वो चाहते हैं कि इसे जिस किस्म की मदद की जरूरत हो दी जाए। इसका नाम अली इमरान है।
और वो कर्नल जरगाम के यहाँ मकीम है। किस सिलसिला में आया है ये भी इसी आदमी से मालूम हो सकेगा। और ये रहा इसका फोटो। डीएस ने मेज की दराज से एक तस्वीर निकालकर खालिद की तरफ बढ़ाई। बहुत अच्छा। खालिद तस्वीर पर नजर जमाए बोला, मैं ख्याल रखूंगा। अच्छा, दूसरी बात, डीएस ने अपने पाइप में तंबाकू भरते हुए कहा, शिफ्टन के केस में क्या हो रहा है? ये एक मुस्तकिल दर्द सर है। खालिद ने तवील सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है कि इसमें जल्दी कामयाबी नहीं होगी। क्यों? हम ये भी नहीं जानते कि शिफ्टन कोई एक फर्द है या जमात, और इस शिफ्टन की तरफ से जितने लोगों को भी धमकी के खतूत मिले हुए हैं वो अब तक तो जिंदा हैं, और न इनमें से अभी तक किसी ने ये इतला दी कि इनसे कोई रकम वसूल कर ली गई है। मैं सोचता हूँ मुमकिन है कोई शरीर तबीयत आदमी ख्वा मख्वा सनसनी फैलाने के लिए ऐसा कर रहा है। करीब करीब शहर के हर बड़े आदमी को इस किस्म के खतूत मिले हैं और इनमें किसी बड़ी रकम का मुतालबा किया गया है। कोई ऐसा भी है जिसने इस किस्म की कोई शिकायत ना की हो? डीएस ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरा ख्याल है शायद ही कोई बचा हो, खालिद ने कहा। जहन पर जोर दो, हो सकता है कि कोई शायद रह ही गया हो। कर्नल जरगाम, डीएस ने मुस्कुरा कर कहा, इसकी तरफ से अभी तक इस किस्म की कोई इतला नहीं मिली, हालांकि वो बहुत मालदार आदमी है। ओह, और अब समझने की कोशिश करो, डीएस ने कहा। कर्नल जरगाम इस किस्म की कोई इतला नहीं देता, और फेडरल डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट एक ऐसे आदमी के लिए हमसे इमदाद का तालब है जो कर्नल जरगाम ही के यहाँ मुकीम है। क्या समझे? तब तो जरूर कोई खास बात है, बहुत ही खास। डीएस ने मुंह से पाइप निकाल कर कहा, मेरा ख्याल है कि तुम खुद ही इस आदमी से, क्या नाम, इमरान से मिलो। मैं जरूर मिलूंगा, मगर मालूम नहीं वो कौन और किस किस्म का आदमी है। बहरहाल ये तो मिलने ही पर मालूम हो सकेगा, डीएस ने कहा और अपने मेज पर रखे हुए कागजात की तरफ मुतवज्जा हो गया। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।